तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। दुकानदारों ने हर खबर का आभार जताया। बड़ी ब्रेकिंग खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रतिया से हर खबर की खबर का बड़ा असर हुआ है। नगरपालिका प्रशासन हरकत में आया। सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया है। 3 महीने से अधर में लटका था कार्य। दुकानदारों ने हर खबर का आभार जताया और साथ ही हर खबर की खबर का असर हुआ है। नगरपालिका प्रशासन हरकत में आया। इस खबर को बड़े ही प्रमुखता के साथ दिखाया गया था हर खबर पर, जिसके बाद इस खबर का असर हुआ है। हालांकि दुकानदारों ने हर खबर का आभार भी जताया है। रतिया से बड़ी खबर, हर खबर की खबर का असर। नगरपालिका प्रशासन हरकत में आया। सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। 3 महीने से अधर में लटका था कार्य। दुकानदारों ने हर खबर का आभार भी जताया। रतिया से बड़ी खबर, हर खबर की खबर का असर हुआ है। नगरपालिका प्रशासन हरकत में आया है। सड़क निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। 3 महीने से काम अधर में लटका हुआ था। इस पूरी खबर को हर खबर ने बड़े ही प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद खबर का असर हुआ और कार्रवाई भी इस पूरे मामले पर की गई, जिसके बाद नगरपालिका प्रशासन अब इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता के साथ ले रहा है और इस पूरे खबर पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क निर्माण कार्य 3 महीने से रुका हुआ था। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੁਕਿਆ ਸੀ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ। ਰਤੀਏ ਦੀ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਇਹ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀਣਾ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਟੱਪਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਹਟੂਗੀ। जानकारी के साथ संवाददाता सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? सड़क निर्माण कार्य जो 3 महीने से अधर में लटका हुआ था वो शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए ये रतिया का ये पूरा मामला है और रतिया में जो मेन बाजार की जो ये मेन सड़क है और ये 3 महीने से जो ये कार्य निर्माण कर रहा था, ये सड़क का मात्र 300 फुट का ये टुकड़ा था जो 3 महीनों से जो लगभग अधर में लटका हुआ था। और जैसे ही हर खबर हरियाणा ने जो इस खबर को प्रमुखता से उठाया, उसको लेकर जो है नगरपालिका प्रशासन पूरी तरह हरकत में आया और जो है ऊपर से विभाग के आला अधिकारियों ने जब नगरपालिका को फटकार लगाई तो उसको लेकर नगरपालिका प्रशासन हरकत में आया और जो है आज जो है सड़क का जो निर्माण कार्य है वो शुरू करवा दिया गया है। और वहीं दुकानदारों ने भी हर खबर हरियाणा के चैनल का जो आभार जताया है कि उन्होंने हमारी खबर को प्रमुखता से उठाया और हमारा समाधान हो पाया है। जी से अधर में ये काम लटका हुआ था, लेकिन अब इस काम को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। तो 3 महीने से अधर में ये काम लटका हुआ था, लेकिन अब इस काम को शुरू करवा दिया गया है। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रतिया की ये तस्वीर है जहां पर 3 महीने से ये काम रुका हुआ था, लेकिन अब ये काम सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। इस खबर को हर खबर ने बड़े ही प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद हर खबर की खबर का असर हुआ और नगरपालिका भी इस पूरे मामले को लेकर सतर्क हुआ और ये काम शुरू कर दिया गया है।
और अब खबर हिसार से है, जहां शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने विकास प्राधिकरण कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां अधिकतर कर्मचारी और अधिकारी ड्यूटी से नदारद मिले। वहीं हाजिरी रजिस्टर में सबकी अटेंडेंस जांची गई और नदारद मिले सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार आमजन को सुशासन देने के लिए कटिबद्ध है और जो ड्यूटी को गंभीरता से नहीं करेगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार है, इसका वायदा है कि हम स्वच्छ सरकार देंगे, सुरक्षित लोगों के लिए सरकार देंगे और इस बात की तहकीकात करेंगे कि जो कर्मचारी अधिकारी टाइम पर नहीं आते या जो बिना बताए नहीं आते उनके खिलाफ सख्त और ये सब टूर। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुप कुंडू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुप, कमल गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण करने के साथ ही जो खामियां पाई गई हैं उन्हें लेकर जरूरी दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए। क्या कुछ अपडेट है इसके अलावा? जी बिल्कुल, जब से कमल गुप्ता को मंत्री पद मिला है उसके बाद वो लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पंचकुला में भी नगर निगम का औचक निरीक्षण किया था, अब हिसार में भी उन्होंने जो हुड्डा विभाग है वहां पर सुबह सुबह जाकर के औचक निरीक्षण किया और वहां पर बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो गैर हाजिर मिले उनके लिए कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। कमल गुप्ता का कहना है कि सरकार सभी कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे में जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं या जो स्कीमें बनाई जाती हैं उसको लेकर के जो कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करते उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने औचक निरीक्षण के दौरान हाजिरी रजिस्टर चेक किया और जो कर्मचारी लेट पहुंचे थे या जो आज गैर हाजिर थे उनके ऊपर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो अधिकारी ड्यूटी यहां पर नदारद मिले, जिसके बाद यहां जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हिसार में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ औचक निरीक्षण करने के साथ जो भी कर्मचारी नदारद मिले उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने झज्जर के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के संरक्षण में जेजेपी खुली लूट मचा रही है, हर महकमे में यहां असीमित लूट रही है। साथ ही अधिकारियों के माध्यम से बीजेपी के मंत्री और नेता भी यहां लूट खसोट में लगे हुए हैं। ऐसे में प्रदेश का विकास होना असंभव है। उनके हर रोज कई घोटाले सामने आ रहे हैं, पहले धन घोटाला, फिर एसएसटी स्कॉलरशिप घोटाला, शराब घोटाला, ग्वाल पहाड़ी के साथ ही यहां पर इलीगल माइनिंग जैसे घोटाले भी सामने आ रहे हैं। वहीं आने वाले चुनाव पर भी उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस कमबैक करेगी और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता देखना होगा। कांग्रेस का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से अहंकार और घमंड आज देश के गरीब आदमी पे, जो बीजेपी सरकार है, आज देश का गरीब आदमी मुश्किल में है, देश का किसान मुश्किल में, देश का नौजवान आज बेरोजगारी की तरफ ले गए, महंगाई से सबको इन्होंने, तो आज ऐसी स्थिति बन गई देश में और लूट में लगे हुए हैं। आप हरियाणा में देखो, बुरी तरीके से शराब घोटाला है, इलीगल माइनिंग घोटाला। आज भी एक महेंद्रगढ़ के अंदर इलीगल माइन के गिरने में एक आदमी की डेथ हुई है, तो दादम में हुई, भिवानी के अंदर। तो ये जो है लूट खसूट में लगे हुए प्रदेश में और आम जनता का कोई परवाह नहीं। यही स्थिति पूरे देश में, इन 5 राज्यों में। मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी का एक कमबैक रहेगा। नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। खबर कैथल से है, जहां 8 दिसंबर से चल रहे आंगनबाड़ी वर्करों के धरने में यहां पर बड़ा मोड़ आया है। महिला बाल विकास अधिकारी की शिकायत पर आंगनबाड़ी वर्कर शकुंतला के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया है। बता दें कि सिविल लाइन पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के साथ विभिन्न आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया। साथ ही यहां पर शिकायतों में यह भी बताया गया कि उच्च अधिकारियों की ओर से निर्देश दिए गए हैं जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि सरकारी काम करने में बाधा न आए।
शकुंतला आंगनबाड़ी वर्कर प्रधान है, जो आंगनबाड़ी वर्करों की, इन्हें अपने आंगनबाड़ी वर्करों को और आशा वर्करों को भड़काती है और ड्यूटी पर जाने में बाधा उत्पन्न करती है और धमकियां देती है। इसमें आगे एफआईआर लॉन्च की है, उसमें जांच जारी है। तो आंगनवाड़ी वर्कर के खिलाफ यहां पर केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी जो प्रधान है शकुंतला, उनके खिलाफ यहां पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही साथ लगातार यहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर तब तक यहां पर ऐसे ही डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को सुन नहीं लिया जाएगा। हालांकि आंगनबाड़ी प्रधान के खिलाफ यहां पर शकुंतला के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि लगातार शकुंतला आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को यहां पर भड़का रही हैं, उनके दिमाग में गलत बातें डाल रही हैं और सरकारी काम में बाधा डालने का भी प्रयास कर रही हैं और यही वजह है कि उनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आंगनवाड़ी वर्कर के खिलाफ यहां मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अभी भी वो अपना प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगों को सुन नहीं लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन अपनी ओर से लगातार यहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी इसी तरीके से जारी रहेगा। तो वहीं सरस्वती नदी पर बांध बनाने को लेकर अब मुलाकात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हरियाणा के सीएम और हिमाचल के सीएम के बीच मुलाकात हुई और एमओयू भी साइन हो गया है। रिचार्ज के लिए सोम नदी के बेड में अगर पानी की रिचार्जिंग की जाए, ये उनका मत है, तो वो सबसे ज्यादा हितकारी होगा। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, और हम सब ये बात जानते हैं कि मुख्यमंत्री हरियाणा का निरंतर जल संचय के बारे में एक अपनी अलग सोच है, उसकी उनकी हृदय के साथ जुड़ा हुआ विषय है ये। तो जैसे ही उन्होंने सरकार संभाली 2014 में, उसके तुरंत बाद अगले वर्ष ही सरस्वती की धरोहर को संजोए रखने के लिए और उस पर आगे काम करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की और साथ ही सिंचाई विभाग हरियाणा को निर्देश दिए कि इस पूरे एरिया में 9 डैम्स की प्लानिंग की जाए। कार्य सिंचाई विभाग ने वेबकॉस को दे दिया और वेबकॉस ने इन 9 प्रोजेक्ट्स की फीजिबिलिटी स्टडी का काम किया। मैं आदि बद्री डैम पे पर्टिकुलरली आते हुए, क्योंकि आदि बद्री उन 9 में से एक साइट है, इसके ऊपर डीपीआर तैयार करी वेबकॉस ने और उसके बाद सिंचाई विभाग ने आदि बद्री से लेकर और घग्गर नदी में आउटफॉल तक लगभग 200 किलोमीटर का जो इस सरस्वती नदी का प्रपोज्ड अलाइनमेंट है, उस अलाइनमेंट को नोटिफाई कर दिया। इन सारे कार्यों के साथ साथ अगर हम आदि बद्री पर वापस जाएं, तो आदि बद्री डैम के अतिरिक्त उसके थोड़ा नीचे एक बराज और उसके थोड़ा नीचे एक रिजर्वायर, ये एक परिकल्पना है जो साकार होने जा रही है और उस बराज और रिजर्वायर के बीच में एक पाइपलाइन भी लगाई जाएगी। तो रिजल्ट ये होगा कि निरंतर पानी का बहाव जो सरस्वती नदी का पैलियो चैनल है उसके बेड में कंटिन्यूअसली हम कर पाएंगे। ऐसे ऐतिहासिक दिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका यहां आने पर हरियाणा सरकार की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। उनके साथ मुख्य सचिव हिमाचल भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हरियाणा के सिंचाई विभाग की ओर से मैं इस पूरे प्रोजेक्ट के प्रेरणा स्रोत मुख्यमंत्री हरियाणा का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और स्पीकर विधानसभा, शिक्षा मंत्री हरियाणा, अंबाला सांसद, उनका भी स्वागत करता हूं। थोड़े ही समय में इस आदि बद्री डैम के प्रोजेक्ट के लिए एमओयू का साइनिंग सेरेमनी होगी
उस साइनिंग सेरेमनी के लिए मुख्य सचिव हरियाणा और मुख्य सचिव हिमाचल मौजूद हैं, उनका स्वागत करता हूं और सीपीएस सीएम हरियाणा का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेने से पूर्व वो सभी अतिथिगण जो इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित हैं उनका स्वागत करता हूं और सभी छायाकार बंधुओं और पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। निश्चित रूप से सर ये ऐतिहासिक दिन है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच पहुंचे हैं। अब मैं नम्र निवेदन करूंगा, इस परियोजना के संपूर्ण विवरण के लिए निवेदन कर रहा हूं अरविंद कौशिक जी, अधीक्षक अभियंता हैं, कृपया आएं और पीपीटी के माध्यम से अपना प्रस्तुतिकरण दें और पूरी परियोजना के बारे में एक पीपीटी के माध्यम से जानकारी साझा करें। सबसे अरविंद कौशिक जी। माँ देवी सरस्वती वाणी और पानी की देवी हैं, इसलिए सर्वप्रथम वाणी और पानी की देवी को नमन करते हुए मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, मेरी वाणी में शब्दों की शक्ति दे कि मैं आपका संदेश जन जन तक पहुँचा सकूँ, आपके कार्यों को जल्दी से जल्दी पूरा करवा सकूँ। Saraswati river symbolizes the world oldest civilization continuum. दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं वो आई और चली गई। एक सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन ही ऐसी सिविलाइजेशन है जो जब से शुरू हुई और आज तक उसके जो कंटिन्यूम है आज तक बना हुआ है। ये बना हुआ है हमारे वेद शास्त्रों के माध्यम से, हमारी परंपराओं से। उन वेद शास्त्रों में जिन पेड़ों और नदियों का, जिन पशु पक्षियों का, जिस खान पान और जिस रहन सहन का वर्णन है वो आज भी हमारे जनमानस के अंदर विद्यमान है और माँ देवी आज भी हमारे अंदर नदी के रूप में और देवी के रूप में पूजी जाती है। ये ऋग्वेद में सरस्वती का जिक्र 70 बार आया है, अथर्ववेद में 6 बार सरस्वती नदी का जिक्र आया, वामन पुराण में और इसी तरह महाभारत काल में और जितने भी शास्त्र हुए हैं सभी में गंगा, यमुना और सरस्वती का जिक्र आता है। लेकिन ऋग्वेद में सरस्वती का जिक्र सबसे ज्यादा बार आना इसकी महानता को सिद्ध करता है। ये एक स्लाइड जो आप देख रहे हैं इसमें सरस्वती नदी के अलोंग देखते हैं तो जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं इनकी जो सघनता है सरस्वती नदी के अलोंग बहुत ज्यादा है और सिंधु नदी के पास हम देखें तो कई कई साइट्स नजर आती हैं, क्योंकि जो पहले खुदाई शुरू हुई वो हड़प्पा के आसपास के क्षेत्र में हुई थी, इसलिए शुरू में जहां खुदाई हुई इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, जबकि वास्तव में इसका नाम सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन होना चाहिए था। सरस्वती वाज बीइंग डिस्कवर्ड व्हेन नोबडी वाज डिस्कवरिंग इट। जो आप ये मैप देख रहे हैं ये मैप सरस्वती की खोज के लिए नहीं बनाए गए थे, ये मैप बनाए थे इंपीरियलिज्म के टाइम में विदेशियों ने कि कैसे कैसे हम अपनी कॉलोनियों का विस्तार कर सकते हैं। ये जितने एक 1740 का डच मैप है, ब्रिटिश एरा के मैप हैं, मुगल पीरियड के मैप्स हैं, इटालियन मैप्स हैं, ये हमने ब्रिटिश लाइब्रेरी से उपलब्ध करवाए। इनमें सभी में सरस्वती नदी का जिक्र आया है। उनका कोई मकसद सरस्वती नदी खोजना नहीं था, वो अपने व्यापार के मार्ग खोज रहे थे, तो उन्होंने इसमें सरस्वती के मार्ग को दिखाया है। ये सर्वे ऑफ इंडिया का 1912-13 का मैप है, इसके अंदर क्लियर लाइन डबल लाइन से दिखाया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया डबल लाइन से जो मैप दिखाती है उसका मतलब होता है कि ये रनिंग रिवर है, रनिंग चैनल को डबल लाइन से दिखाया जाता है। ये भी सर्वे ऑफ इंडिया का मैप है, इसमें सिंगल लाइन से दिखाया गया, वहां पे बरीड चैनल होता है सरस्वती का। ये सजरा मैप के अंदर हरियाणा के अंदर हम सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा के अंदर जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें सरस्वती का सारा रिकॉर्ड मिल गया है और हमने 200 किलोमीटर की लंबाई को नोटिफाई करवा के सरस्वती नदी और इसके साथ इसमें गिरने वाली 23 धाराओं को भी नोटिफाई करके सरस्वती धारा के रूप में उनका विकास करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चय करवाया है। ये इसरो द्वारा बनाया गया पैलियो चैनल्स मैप है जो दिखाता है कि सरस्वती नदी हिमालय से चल के और रण ऑफ कच्छ में जाकर गिरती थी। जो डार्क ब्लू लाइंस हैं ये सरस्वती नदी को दर्शाती हैं।
सरस्वती के भगीरथ मां देश और काल की परिस्थितियों के अनुसार सरस्वती ने अपने पात्रों को चुनती रही हैं। जिनके हाथ से जो माता को कार्य करवाना होता है, मां स्वयं उनको प्रेरणा स्रोत बनकर अपना कार्य पूरे करवाती हैं। जो ये स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूं, ये स्लाइड मां के चुने हुए उन पात्रों की है, और आज जो इस सभागार में बैठे हैं, ये सभी मां के चुने हुए पात्र हैं जो आज सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए। तो ये आप सुन रहे थे, सरस्वती नदी पर बांध बनने के लिए MOU साइन होने जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सरस्वती नदी पर बांध बनने को लेकर बहुत पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, और दोनों ही सरकारें, फिर चाहे बात हिमाचल की कर ले या फिर बात हरियाणा की कर ले, दोनों ही सरकारें पूरी तरह से राजी थीं। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और घोषणा पत्र यहां पर जारी किया जा रहा है। पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, और जो युवाओं में कॉन्फिडेंस है, जो युवाओं में शक्ति है, उस शक्ति के साथ हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। मैं यूपी की टीम को, प्रियंका जी को, मोना जी को, लल्लू जी को और हमारे बाकी जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता, उनको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप पूरे दम से लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप उत्तर प्रदेश की भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि वो दृष्टि, वो सोच, वो रास्ता जो आपने गठित किया है, उसकी चर्चा आपसे करेंगी। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जैसे राहुल जी ने कहा, ये जो भर्ती विधान है, इसको बनाने के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के जिले जिले में युवाओं से बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि आपकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, आपके दुख क्या हैं, किस तरह से हम आपके लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। उन्हीं चर्चाओं में से निकला हुआ जो सार था, जो मुद्दे थे, वो इस भर्ती विधान में है। इसे भर्ती विधान इसलिए कहलाया गया क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है उत्तर प्रदेश में। जहां जहां हम गए हैं, जिन नौजवानों से बात की है, उनकी पीड़ा बाहर आई है। उन्होंने, वो दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरियां नहीं मिलती, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, रोजगार नहीं दिए जाते। कोई कहता है 25 लाख नौकरियां दिलवाएंगे, कोई कहता है 20 लाख, लेकिन उनको कभी ये नहीं समझाया जाता कि ये कैसे होगा, किस तरह से ये रोजगार आपके लिए बनाए जाएंगे। हमारा ये प्रयास रहा है कि जो नौजवानों की समस्याएं हैं, वो सब इसी भर्ती विधान में उनको सुलझाने का एक हमने खाका तैयार किया है। तो इसमें जिस तरह से, मैं इसके कुछ डिटेल्स आपको अब दूंगी, जिस तरह से रोजगार की समस्या है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, ये हमने यहाँ कहा है। हमें मालूम है कि रोजगार के विषय में और खास तौर से भर्ती के विषय में जो परीक्षाएं होती हैं, उनका जो तरीका है, जिस तरह से उनको किया जा रहा है, जितने घोटाले हैं, जिस तरह से पेपर लीक किए जाते हैं, जिस तरह से परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा रद्द की जाती है, इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में। इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से करेंगे। जो टूट गया है नौजवानों का
सरकार में और इस बात में कि उनको रोजगार मिलेगा, उसको हम किस तरह से अब दोबारा निभा पाए। इस विधान में भविष्य निर्माण के लिए कि अगर कोई युवा अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, छोटा मोटा काम करना चाहता है, उसका कोई हुनर है, उसको कैसे हम बढ़ावा दें, उसको कैसे हम मदद करें, उसका समर्थन कैसे करें, वो भी इसमें एक अलग सेक्शन में है। एक और सेक्शन है भागीदारी। आपको मालूम होगा कि कुछ सालों से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं होते और पूरी तरह से जो भागीदारी है युवाओं की वो नहीं हो रही है। तो इन सब को बातों को एड्रेस करते हुए ये सेक्शन है। और एक आखिरी सेक्शन है जिसमें भलाई की बात की है, जिसमें हमने जो नौजवानों की स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और जो रिक्रिएशन की समस्याएं हैं उनको हमने एड्रेस किया है। इनके कुछ डिटेल मैं आपको देना चाह रही हूं। उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ युवाओं की आकांक्षाओं का ये दस्तावेज है। इसमें हमने जैसे कहा कि 20 लाख सरकारी नौकरियां आरक्षण प्रावधानों का पालन करते हुए हम दिलवाएंगे। इसमें प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती है, जो खाली हैं, पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। माध्यमिक में 38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। उच्च शिक्षा में 8,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, इन्हें भरा जाएगा। डॉक्टरों के 6,000 पद खाली। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर